हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और बच्चे, हमारा आज का जो लेक्चर है ये है प्रेपोजिशन का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कुछ और प्रेपोजिशंस के बारे में। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइम के प्रेपोजिशंस पढ़े, हमने और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन पढ़े, जैसे कि आपने देखा अबव, ओवर, विदिन, टिल। इन सभी का इस्तेमाल आखिरकार हम कहाँ करते हैं ये हमने देखा पिछली क्लास में। आज की क्लास में ऐसे ही कुछ और प्रेपोजिशन हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम देखेंगे बिटवीन। बोलते समय बिटवीन का यूज कहाँ करना है, अमंग का यूज कहाँ करना है, ये बात आज हम क्लास में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे विद का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, सो ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आज की क्लास में एक कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे। ठीक है, कॉन्वर्सेशन भी होगी आज की क्लास में। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। सबसे पहला आ रहा है बाय प्रेपोजिशन। क्या है? बाय का यूज हम प्रेपोजिशन के तौर पर कब करते हैं, बोलते समय। सो सी, बाय का प्रयोग पास, से, तक और शपथ लेने के लिए करते हैं। किस किस के लिए? कोई भी चीज आपके पास है, ठीक है, से के लिए हम करेंगे, तक के लिए हिंदी में जब हम ये बोलते हैं, ठीक है, शपथ लेने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर पास के लिए हमें करना है तो हमने बोला वह मेरे पास बैठा था, he sat by me, he sat by me। sat क्यों लिखा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बैठा था, पास्ट इंडेफिनिट। सो he sat by me, by me मतलब वो मेरे साथ में, पास में बैठा था, साथ में नहीं पास में बैठा था। ठीक है, दूसरा है कि से के लिए कब होता है। फॉर एग्जाम्पल वह जात से सिख है, he is sick by caste, he is sick by caste। तो हमने क्या बोला? से के लिए हमने यहां पर by प्रेपोजिशन लगाया। कहां लगाया? यहां पर, he is sick by caste। अब हमें बात करनी है अगर तक की, तो हम तक कैसे यूज करेंगे? वह इतवार तक वापस आएगा, he will return by Sunday, he will return by Sunday। समझ में आई बात? और अगर हमें बोलना है कि किसी कसम के लिए, कोई शपथ लेने के लिए, तो मैं भगवान की कसम खाता हूं, I swear by God। ये वाला सेंटेंस तो हम दिन में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं बोलते समय। और भगवान की कसम तो हम ऐसे खा जाते हैं जैसे गाजर मूली, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को देखा है हमने, कसमें ऐसी चीज हो गई है भारत के अंदर कि मतलब किसी से कोई भी अगर बड़ा सच हमें उगलवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट में हम बोल देते कसम खा, खा कसम। और कई लोग तो सच में खा भी लेते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है इससे कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता वरता। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कसम वसम खाने से। हाँ, क्योंकि मानते हैं, बहुत लोग इस बात में बिलीव रखते हैं, और क्योंकि सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, ठीक है, अंधविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख सकते हो कि ये जो कसम खाने वाली चीज है ना, ये पूरे विश्व में ही फेमस है। और बोल देते हैं कि अगर किसी की कसम झूठी खा ली तो बाय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। सी, बाय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हमने कई सारे यूज देखे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला यूज हमने देखा कि वह जात से सिख है, तो हमने से के लिए बाय का यूज किया कि ही इज सिक बाय कास्ट। अगर हमें बोलना है तक, तो हमने क्या बोला? वह इतवार तक आएगा, he will return by Sunday। और अगर हमें बोलना है कसम वगैरह वाली कोई बात, तो हम बोलेंगे मैं भगवान की कसम खाता हूं, I swear by God, I swear by God। अगेन आपको एक नया वर्ड जानने को मिला, कसम। तो swear को हम हिंदी में कसम बोलते हैं। तो अब से जब भी आप कसम खाएं तो आप इसी तरीके से बोलेंगे। दिन में अगर 10 बार कसम खा रहे हो तो ये बोलना कि मैं भगवान की कसम खाता हूं। आप क्या बोलोगे? आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय गॉड। 4 एग्जाम्पल्स देखिए आपने। सबसे पहली चीज पास के लिए, दूसरी चीज से के लिए, तीसरी चीज तक के लिए, और चौथी चीज किसी भी चीज की कसम खाने के लिए। सो ये बहुत जनरल चीजें हैं जिनका यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय।
एक चीज और, जो भी सेंटेंसेस मैं यहां पर आपको पढ़ाती हूं, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उन सेंटेंसेस को आप पढ़िए, आप बोलिए। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रही हूं आप कॉपीज में भी लिखिए इन्हें और आप बोलिए, और फिर आप धीरे धीरे करके जब भी इन सेंटेंसेस का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होना हो तब उन्हें इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी डेवलप होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे एट का यूज। किसका यूज देखेंगे? एट का यूज। एट का यूज किस चीज के लिए देखेंगे? अभी हमने समय के लिए देखा था, एट का यूज हमने समय के लिए देखा था, जैसे नाइट के लिए हम यूज करते हैं एट नाइट। क्लॉक में कोई टाइम बताना है, जैसे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, तो स्पेसिफिक आवर्स और मिनट्स बताने के लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज कर रहे थे। वो हम कब कर रहे थे? जब हम बात कर रहे थे टाइम के रेफरेंस में। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी गांव या छोटे कस्बे के लिए, तब हम एट का यूज करते हैं। कोई भी गांव या छोटे कस्बे के लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे मैं लखनऊ में गोमती नगर में रहता हूं, आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। तो लखनऊ बड़ी जगह है, बड़ी जगह के लिए आप इन का यूज करेंगे और छोटी जगह के लिए आप एट का यूज करेंगे। समझ में आई? इस वाले सेंटेंस के अंदर लखनऊ बड़ी जगह है, गोमती नगर छोटी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए आपने इन का यूज किया एंड छोटी जगह के लिए आपने एट प्रेपोजिशन का यूज किया। क्या बोला आपने? आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। ये बात क्लियर हुई? है दोनों का मतलब में ही कि भाई मैं गोमती नगर में रहता हूं लखनऊ में, मैं लखनऊ में गोमती नगर में रहता हूं, मतलब दोनों का एक है। लेकिन भाई ये अंग्रेजी भाषा है, यहां हर एक चीज को अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। सो आप एक जगह एट लिखेंगे किन चीजों के लिए? जो चीजें क्या है, छोटी जगह है, छोटा गांव है, छोटा कस्बा है, उसके लिए आप एट लगाएंगे। और अगर कोई बड़ी जगह है तो उसके लिए आप इन लगाएंगे। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, नॉट एट दिल्ली। ठीक है, समझ में आया आपको बात? आई लिव एट गुड़गांव नहीं, आई लिव इन गुड़गांव। बड़ी सिटीज हैं ये। दूसरा यूज, एट का यूज कब होता है? पर के लिए। कैसे? देखना, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के निकट हो तो ऐसे वाक्य में पर की इंग्लिश बनाने के लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे? दरवाजे पर एक भिखारी है। अब भिखारी जो है वो दरवाजे पर खड़ा है, मतलब दरवाजे के पास खड़ा है। तो कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के निकट हो, पास हो, और हमें बोलना है कि वो दरवाजे पर खड़ा है, मतलब दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ा होगा, है ना, दरवाजे के पास खड़ा होगा या सामने खड़ा होगा। सो हम क्या बोलेंगे? वो दरवाजे पर खड़ा है। There is a beggar at the door. There is a beggar at the door. ये बात क्लियर हुई? यहां तक कोई प्रॉब्लम, परेशानी? तो यहां पर के लिए हमने क्या किया? एट प्रेपोजिशन का यूज किया। वो भी कब? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पास है। नेक्स्ट, दरवाजे पर कौन है? Who is at the door. दरवाजे पर कौन है? Who is at the door. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा विद। नेक्स्ट प्रेपोजिशन विद। विद का यूज हम कब करते हैं? जब भी किसी काम को करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज की सहायता लेनी पड़े। मान लो सब्जी काटने के लिए आपको चाकू की सहायता लेनी पड़ी, लिखने के लिए आपको पेन की सहायता लेनी पड़ी या नहीं लेनी पड़ी? जब कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने के लिए आप किसी चीज की सहायता लेते हैं, उस और जिस चीज की सहायता लेते हैं वो काम करता है। जैसे चाकू जो है वो क्या काम करेगा? सब्जी काटने का काम करेगा, राइट? करेगा या नहीं करेगा? इसीलिए तो ऐसी जगहों पे हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखो, विद मतलब हिंदी में क्या होता है? से। जब हिंदी वाक्य में से शब्द आता है और से शब्द किसी चीज के लिए होता है, तब हम विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या बोला गया? कि जब भी हिंदी सेंटेंस में से शब्द आता है और से शब्द किसी चीज के लिए होता है, तब हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे
उसने डंडे से सांप को मारा, तो यहां पर सांप को मारने के लिए किस चीज का यूज किया गया? डंडे का। तो डंडे ने क्या मदद की? सांप को मारने की मदद की, राइट? तो इसीलिए हम यहां विद प्रेपोजिशन लगाएंगे। कैसे? समझना। He killed a snake with the stick. He killed a snake with the stick. With. ठीक है, तो किसी चीज की सहायता से मारा ना। किसकी सहायता से मारा? डंडे की सहायता से, राइट? नेक्स्ट, उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। He has cut his finger with the knife. उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। He has cut his finger with the knife. With मतलब साथ। वह बहादुरी से लड़ा। He fought with brave. He fought with brave. ये बात क्लियर हुई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो विद का इस्तेमाल आपको समझ में आया। जब हिंदी के वाक्य में हमें बोलना है से, मतलब कि किसी चीज किसी मदद से कोई काम अगर किया जा रहा है, किसी काम को करने में किसी चीज की मदद ली जा रही है, तो क्या बोलेंगे? विद प्रेपोजिशन वहां यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कि उसने डंडे से सांप को मार दिया। He killed a snake with the stick. अगला, उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। He has cut his finger with the knife. वह बहादुरी से लड़ा। He fought with brave. एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा रही हूं, मेक श्योर आप इन सभी सेंटेंसेस को लिखते चलें। वैसे तो ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, आपको केवल यहाँ लिखने का काम नहीं करना है। जब भी ये सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं, उन्हें उतनी ही बार बोलिए। हम आपको वीडियोस बनाने के लिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब वो वीडियोस बनाएंगे तब आप उन सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे और उससे आपको प्रैक्टिस होगी बोलने की। आपको बहुत सारी नई चीजें जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी। क्लियर? अब देखो, साथ के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। जैसे साथ की इंग्लिश बनाने में विद प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एक तो विद किस लिए यूज हो रहा था? से के लिए। और एक विद का यूज किसके साथ होगा? साथ के साथ। ठीक है? कैसे? मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। क्या बोलोगे आप? आई एम विद यू। ओके। वह पापा के साथ गया, ही वेंट विद फादर। वह पापा के साथ गया, ही वेंट विद फादर। तो यहां पर क्या हुआ? साथ की जब हमें अंग्रेजी बनानी थी, साथ की जब हमें अंग्रेजी बनानी थी तो हमने विद प्रेपोजिशन का यूज किया। ठीक है? चलिए, अब बारी है ऑफ प्रेपोजिशन की। ठीक है? एक तो ये वाला ऑफ होता है और एक ये वाला ऑफ होता है, तो डिफरेंस होता है इनमें। अभी हम और डबल एफ वाला ऑफ पढ़ रहे हैं। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, मतलब एक चीज से दूर हटती है, तब ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तब हम क्या करते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखो, जैसे हवा से उसकी टोपी उड़ गई। द विंड ब्लू द कैप ऑफ हिज हेड। हवा ने क्या किया? उसकी टोपी को उड़ा दिया। तो हमें पता चला कि जो कैप थी, जिसका कांटेक्ट उसके सर से था, वो उससे दूर चली गई, हट गई, उड़ गई। इसीलिए हमने क्या किया? वहां पर ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। तो क्या बोला कि जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तब हम ऑफ, ओ डबल एफ, बोलने में डिफरेंस नहीं होता, ऑफ ओ एफ और ओ डबल एफ दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो आप बोल रहे हैं ओ डबल एफ वाला यहां पर, और उसका मतलब होता है कोई भी चीज जब दूसरी चीज से अलग होती है। जैसे हवा से उसकी टोपी उड़ गई, द विंड ब्लू द कैप ऑफ हिज हेड। ड्राइवर कार से कूद गया। पहले वो गाड़ी में था, अब वो गाड़ी से अलग हो गया। ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार। अगर हम बोलते ऑन द कार तो उसने तो कार पर
जंप कर दिया। यहां पर ऑफ लिखा है, मतलब उसने कार से बाहर की तरफ जंप किया है। पहिया निकल गया, द व्हील केम ऑफ। पहिया निकल गया, द व्हील केम ऑफ। केम आउट नहीं, केम ऑफ। इस शर्ट का बटन निकल गया है, द बटन ऑफ हिज शर्ट हैज कम ऑफ। द बटन ऑफ द शर्ट हैज कम ऑफ, द बटन ऑफ हिज शर्ट हैज कम ऑफ। तो यहां पर क्योंकि लिखा था इस शर्ट का बटन निकल गया है। आई बात समझ में? ओ डबल एफ का यूज हम कहां करेंगे? ओ डबल एफ का यूज हम करेंगे जब भी एक चीज का कांटेक्ट जो है वो दूसरी चीज से हट जाए। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे? ओ डबल एफ वाले ऑफ का हम यूज करेंगे बोलते समय। अब बात करेंगे बिटवीन और अमंग की, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रेपोजिशन। ठीक है, सो बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन की बात यहां पर की जा रही है, और ये दोनों ही प्रेपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखना, बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज दो लोगों के बीच में बांटी जाती है या दो लोगों के बीच में होती है, तब तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो बिटवीन का यूज कब होगा? दो लोगों के बीच की जब बात होगी। कैसे? उसके पिता ने अपनी संपत्ति आनंद और रवि के बीच बांट दी। तो यहां पर दो लोग हैं, आनंद, और यहां पर कौन है? रवि। कौन है दो लोग? एक है आनंद और एक है रवि। तो क्या बोला कि भाई उसके पिता ने अपनी संपत्ति आनंद और रवि के बीच बांट दी। हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि। अब क्योंकि आनंद और रवि दो लोग थे, इसीलिए हमने बिटवीन का यूज किया, अमंग का नहीं। इसलिए हमने किसका यूज किया बेटा? बिटवीन का यूज किया, अमंग का नहीं। ठीक है, तो हिज फादर, उसके पिता ने डिवाइड कर दी, बांट दी उनकी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद किसके बीच में? आनंद और रवि के बीच में। तो दो लोगों के बीच में जब कोई चीज बांटी जाए या दो लोगों के बीच में जब कोई चीज हो, तो हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन अमंग प्रेपोजिशन का यूज कब होता है? ध्यान से सुनना, जब कोई चीज दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटी जाती है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। जैसे मिठाई लड़कों में बांट दो, यहां पर जब दो से ज्यादा लोग हैं ना, तो हमें पता नहीं है कितने हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, जैसे हमने बोला भीड़, तो हमें भीड़ में नहीं पता कितने लोग हैं, हमें भीड़ में नहीं पता कि कितने लोग हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच की बात के लिए बिटवीन होता है, दो से ज्यादा अगर हमें नंबर नहीं पता है तो अमंग होता है, और अगर दो से ज्यादा है और हमें नंबर पता है कि कितने लोग हैं तो हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। एक और होता है, ठीक है, मिठाई लड़कों में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द बॉयज। सो अमंग हमने यूज क्यों किया? क्योंकि बोला गया था लड़के, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने लड़के। क्या हमें पता है यहां पर कितने लड़के? नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट प्रेपोजिशन की। किसकी? अबाउट। अबाउट मतलब बहुत सी बार बोलचाल की भाषा का ध्यान रखना। मैं बोलचाल की भाषा में जो ज्यादातर प्रेपोजिशन यूज होते हैं, मैं उनके बारे में आपको यहां बता रही हूं। अबाउट प्रेपोजिशन बहुत सी बार जब हमें अनुमान लगाना होता है, ठीक है, मतलब जब कोई काम होने वाला हो तो ये बताने के लिए अबाउट प्रेपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, जब कोई काम होने वाला हो उस चीज के लिए हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे लगभग 4 बजे हैं या लगभग 4 बजने वाले हैं, इट इज अबाउट 4 o'clock। मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं यहां पर कि लगभग ये काम जो है वो होने वाला है, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कब तक आएगा, राइट? लेकिन यहां क्या किया जा रहा है? यहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है।
क्लियर हुई बात, समझ में आई आप लोगों को? चलिए, सो अबाउट का यूज हम कहा करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे जब भी हमें कोई अनुमान लगाना है, जैसे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू गो, ठीक है, एंड इट्स अबाउट 4 o'clock, तो लगभग कितने बजने वाले हैं? 4 बजने वाले हैं, इसलिए हमने ऐसा यूज यहां पर किया है। क्लियर? चलिए, तो ये तो अभी तक हमने देखा सभी प्रेपोजिशन, आज के जो इंपॉर्टेंट थे उनका यूज आम बोलचाल की भाषा के अंदर। अब एक कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं, ठीक है? कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लगभग हर एक क्लास में आपको करवाती हूं, ताकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो हमारी प्रैक्टिस है वो लगातार जारी रह सके। क्या चीज? हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार जारी रह सके। सी, सलीम, हाय रवि, कैसा है? सलीम रवि, दो के लोगों के बीच की बात है, तो सलीम कहता है हाय रवि, कैसा है? जब आपको किसी का हाल चाल पूछना है, आप पूछेंगे हाउ आर यू मेट? हाउ आर यू मेट? मेट कौन होता है? आपका साथी, दोस्त हो सकता है, ठीक है? सो आपने क्या किया, आप ये मत सोचना कि यहां पर मेट क्या है, मतलब बोलचाल का ध्यान रखना, ठीक है? एग्जैक्ट इंग्लिश बनाने की कॉपी मत करना वर्ड टू वर्ड। आप कैसे बोल सकते हैं हाय हाउ आर यू मेट? मेट मतलब आपका दोस्त, आपका साथी। आप केवल ये भी बोल सकते थे हाय रवि हाउ आर यू? हाय रवि, तुम कैसे हो? तो अगर हालचाल पूछने हैं तो आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू? रवि, हाय सलीम, मैं ठीक हूं, तू बता तेरा क्या हाल है? हम ऐसे ही बोलते ना, अरे यार मैं तो बढ़िया हूं, तू बता तेरा क्या हाल है? हे सलीम, आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूं, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू मतलब तेरा क्या हाल है, तेरे बारे में क्या ख्याल है? समझ में आई यहां पर बात? तो वो क्या कह रहे हैं, जब उसने पूछा कि तेरा क्या हाल है, आपने क्या बोला? हाउ आर यू, और आपने रिप्लाई में क्या बोला? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? सो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, और वो इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे आई एम फाइन या आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आपके क्या हाल है? तो ये थोड़ा सा एक जेस्चर होता है, जब आपको थोड़ा सा तमीज से बिहेव करना होता है कि आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप भी पूछे उनसे कि हाँ मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप बताएं आपके क्या हाल है, राइट? उसके बाद सलीम बोलता है यार मैं भी ठीक हूं, और क्या हो रहा है आजकल? बहुत कॉमन है ना, बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो बढ़िया हूं, और बता क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो बोलते हैं मैं भी ठीक हूं, बता हाँ फाइन, और क्या हो रहा है आजकल? तो कैसे बोलोगे? What's going on these days? क्या बोलोगे? What is going on these days? मतलब आजकल क्या चल रहा है, लाइफ के बारे में आप पूछ रहे हो कि आजकल क्या चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? What is going on these days? कैसे बोलेंगे? What is going on these days? ठीक है? रवि, यार कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई तो पूरी हो गई है, जॉब की तलाश में हूं, और तू बता? तो कैसे बोलेंगे? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ठीक है? कुछ खास नहीं मतलब कोई नई चीज नहीं हुई है, तो आप कैसे बोलेंगे? नथिंग न्यू। अगर आप बोल रहे हैं अरे यार कोई, मतलब कहते हैं अरे यार मैं तो बढ़िया ही हूँ, ठीक है तू बता, कह रहे यार मेरे भी ठीक ही है, ठीक है ऐसा कुछ नया तो हुआ नहीं है। अपन बोलते हैं अरे और कोई नई ताजा, तो अगर आपको पूछना है और कोई नई ताजा, आप कैसे बोलेंगे? एनीथिंग न्यू। कैसे बोलेंगे आप? एनीथिंग न्यू। और अगर आप बोलें कि कोई खास बात नहीं है, तो आप बोलेंगे नथिंग न्यू, वही घिसी पिटी अपनी जिंदगी, राइट? सो क्या बोल रहा है यहां पर? ये कुछ खास नहीं, नथिंग न्यू, बस पढ़ाई तो पूरी हो गई है। स्टडी इज ओवर नाउ, पूरी होना कोई भी चीज, ओवर होना। सो स्टडी इज ओवर नाउ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जॉब की तलाश में हूं, तलाश लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा हूं, ढूंढना, तलाश करना। सो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और तू बता, यू टेल, और तू बता, यू टेल। सो कैसे बोलेंगे? फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज? देन रवि सेज नथिंग न्यू, स्टडी इज ओवर नाउ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, यू टेल। ठीक है? नथिंग न्यू, स्टडी इज ओवर नाउ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, यू टेल। प्रोनाउंसिएशन समझ में आया? बोलेंगे मेरे साथ साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम,
मैं तो अभी जॉब कर रहा हूं, एक कंपनी है, ठीक है, JKLP ग्रुप, मैं सेल्स प्रतिनिधि हूं वहां पर। तो वो बताता है अपनी जॉब, तो क्या आई एम वर्किंग नाउ, देयर इज अ कंपनी बाय द नेम JKLP ग्रुप, बाय द नेम JKLP ग्रुप। क्या नाम है कंपनी का? JKLP ग्रुप नाम है कंपनी का। आई एम वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव, प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? प्रतिनिधि। आई एम वर्किंग नाउ, there is a company by the name JKLP Group. I am working as a sales executive. Okay? आगे बढ़ते। रवि, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे डो लिखा ना, हम बोलते अच्छा 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 अच्छा, तेरी कंपनी में कोई जॉब वगैरह नहीं है क्या? मेरी भी लगा दे भाई। बोलते ना यार तेरी कंपनी में कोई जॉब वॉब नहीं है क्या भाई, मेरी भी लगवा दे। आई सी, अच्छा अच्छा को कैसे बोलोगे? ओह आई सी। अच्छा अच्छा दिन में कितनी बार यूज करते हो मेरे को बताओ? पता नहीं कितनी बार, है ना? तो आपको ऐसे हो ना, अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे? आई सी। इज देयर अ वैकेंसी इन योर कंपनी, मेक मी ज्वाइन टू। क्या बोला? तेरी कंपनी में कोई जॉब वगैरह है क्या, मतलब वैकेंसी है क्या? वैकेंसी कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, वहां पर जॉब खाली हो, मुझे चाहिए, ठीक है। So is there a job or is there a vacancy in your company? Make me join too, मेरी भी लगवा दे यार भाई। Make me join too brother, या make me join too मतलब यहां पर है भी। ओके सलीम, हाँ है तो सही, एक काम कर, मुझे अपना रिज्यूमे दे दे, मैं अपने बॉस से बात करता हूं। अभी मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, पर बॉस से अच्छी बातचीत है, ठीक है। तो क्या बोलेगा? यस व्हाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं। डू वन थिंग, एक काम कर, गिव मी योर रिज्यूमे। इसे ना रिज्यूम नहीं बोलते, बहुत से बार लोग क्या बोलेंगे? रिज्यूम बोलेंगे, इसे कि मुझे रिज्यूम दे दे। नो, क्या बोलना है? रिज्यूमे, रिज्यूमे। ओके, सो क्या बोलोगे? यस व्हाई नॉट, डू वन थिंग, गिव मी योर रिज्यूमे, आई विल टॉक टू माई बॉस, मैं अपने बॉस से बात करूंगा। आई विल टॉक टू माई बॉस। कैन यू सी कि हम टेंसेस कितने ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं यहां पर। I shall talk to my boss. It's been only 3 months there. अभी मुझे लगे हुए 3 महीने हुए हैं। So it's been only 3 months there. कैसे बोलेंगे? It's been only 3 months there, but I have got good speaking terms with my boss. Speaking terms मतलब मेरी बातचीत काफी अच्छी है। आपको ये वाला शब्द अगर कहीं और भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना हो, फॉर एग्जाम्पल, यार मेरी उससे काफी अच्छी बातचीत है, So I have good speaking terms with him. ठीक है? So it's been only 3 months there, but I have got good speaking terms or talking terms with my boss. रवि, ठीक है, कल तुझे रिज्यूमे मेल कर देता हूं, पूरी कोशिश करना, बहुत जरूरी है यार जॉब की, ठीक है, बहुत जरूरत है जॉब। तो कहते हैं फाइन, I'll mail you my resume tomorrow. Try your best. I am in a dire need. If you guys remember, dire need हमने पढ़ा था, लाइव इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर हम वैसे भी जब बताते हैं, तो मैंने बोला था, बहुत से बच्चों ने वीडियोस भी भेजी थी, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायर नीड मतलब आपको जब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सलीम, मुझ पर छोड़ दे, ये बता घर में सब कैसे हैं अंकल आंटी? तो कह रहा है लिव इट ऑन मी, लीव इट ऑन मी, मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। वेल, हाउ इज एवरीवन एट होम? अंकल आंटी। हाउ इज एवरीवन एट होम? अंकल आंटी। सब ठीक है, कभी टाइम निकाल कर घर आ, आजकल तो तू आता भी नहीं है। ऑल आर फाइन, क्या बोल रहे हैं? सब ठीक है, ऑल आर फाइन। ड्रॉप इन सम टाइम, ड्रॉप इन सम टाइम, कभी टाइम निकालकर घर आ, क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉप इन सम टाइम। ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो हम अगर यूज करेंगे तो हम लगता है कि सामने वाले को लगेगा भाई साहब बढ़िया फ्रेजेस यूज करता है, तो कितनी बढ़िया इंग्लिश है इसकी। ये छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करने से इजी हो जाता है। हम पूरे सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ना,
सो दैट बिकम्स सो डिफिकल्ट, राइट? सो अगर आप छोटे फ्रेजेस यूज करोगे, जैसे मैं अभी काफी सारे आपको बताए, ठीक है, जैसे ड्रॉप इन सम टाइम, ठीक है, मतलब कि तू कभी टाइम निकाल के आ यार, घर पर आ, आजकल तो तू आता ही नहीं है। यू डोंट टर्न अप दीज डेज, अगेन टर्न अप, टर्न अप मतलब आना, दिखाई देना, घर पर आना, घर पर आना नहीं, कहीं भी आना, ठीक है? सो यू डोंट टर्न अप दीज डेज, यू डू नॉट टर्न अप दीज डेज, ओके? ऑल आर फाइन, ड्रॉप इन सम टाइम, यू डू नॉट टर्न अप दीज डेज। समझ में आया? चलिए, ये थी एक कॉन्वर्सेशन जो आज की क्लास में हमने देखी। अब बारी है कुछ वोकैबुलरी की। सो नए वर्ड्स हैं, जरूर लिखिएगा। डॉस, सबसे पहला वर्ड है डॉस। डॉस का मतलब हिंदी में होता है चारपाई। चारपाई या खटिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉस, ओके? कॉट भी बोलते हैं उसको हम। रूफ, छत। प्लाजा, चौक। डंग, गोबर। थ्रेड, धागा। पिट, गड्ढा। मड, कीचड़। स्लिपर्स, चप्पल। काफी इजी वर्ड्स हैं, अगेन लिखिएगा सब कॉपीज में। डॉस, चारपाई, घर में चारपाई खटिया होती है ना, उसे डॉस बोलते हैं। रूफ, छत। प्लाजा, चौक। डंग, गोबर। गोबर को क्या बोलेंगे? डंग, काउ डंग, बफेलो डंग, गाय का गोबर, भैंस का गोबर टाइप। थ्रेड, धागा। पिट, गड्ढा। मड, कीचड़। स्लिपर्स, चप्पल। ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूं। जॉयफुल, आनंदपूर्ण। मैरी, हंसमुख या फिर आनंदित। ये क्या है यहां पर लिखा हुआ? एक्सटेटिक। एक्सटेटिक, अति प्रसन्न। सो आप जब बहुत ज्यादा खुश हो तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एक्सटेटिक। आई फील एक्सटेटिक टुडे, आई फील एक्सटेटिक। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एक्सटेटिक, ओके? सो ध्यान रखिएगा, ये कुछ नए शब्द मैंने आपको आज की क्लास में दिए हैं, कोशिश कीजिएगा इन्हें करने की। और अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला सवाल ये रहा, डिवाइड द एप्पल ब्लैंक स्पेस टू फ्रेंड्स, अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट या नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ब्लैंक स्पेस पुअर पीपल, अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट या विद इन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द एप्पल बिटवीन, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है इसलिए हमने बिटवीन बोला। शी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड अमंग पुअर पीपल, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता कितने गरीब लोग हैं, 2 से ज्यादा है, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में हमने प्रेपोजिशन देखे, काफी सारे देखे, जैसे हमने देखा विद, हमने देखा बाय, हमने देखा ऑफ, हमने देखा एट, हमने देखा अमंग, हमने देखा बिटवीन। ये काफी सारे प्रेपोजिशन हमने देखे, साथ ही साथ हमने कॉन्वर्सेशन भी देखी सलीम और रवि के बीच में, ऐसे ही 2 दोस्तों के बीच में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रेपोजिशन लगाने आपको इसमें करेक्ट, कोशिश कीजिएगा इन्हें करने की। और हमारी नेक्स्ट क्लास और आखिरी क्लास प्रेपोजिशन पर ही होगी, वो हमारी फाइनल क्लास होगी प्रेपोजिशंस पर, और उसके बाद ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। सो अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।